नमस्कार, आप सबका स्वागत है चेतन भारत लर्निंग में। और इस सत्र में हम नजर डालेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 28 जून से लेकर 4 जुलाई तक क्या कुछ नया घटित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अग्नि-P मिसाइल के बारे में। भारत ने अग्नि-P मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि-P मिसाइल में खास क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम चलेंगे अपनी अगले समाचार पर, जो है भारत में फिर से दस्तक दी है अफ्रीकी स्वाइन फ्लू ने, अर्थात अफ्रीकी सुअर बुखार ने। तो इसके बारे में कुछ खास तथ्य, उन पर थोड़ी नज़र डालेंगे। बात करेंगे हम नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि 26 जून को मनाया जाता है। इस दिवस के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। अगला आज जो दिवस पढ़ने वाले हैं हम, वो है सांख्यिकी दिवस, जो कि 29 जून को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे हम साइबर क्षमताएं और राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट, जो कि जारी की गई है IISS द्वारा। तो ये साइबर रिपोर्ट क्या है और इसमें कौन शीर्ष पर है, इसके बारे में जानेंगे। बात करेंगे हम साइबर सुरक्षा सूचकांक, ग्लोबल सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के बारे में बात करेंगे। और भारत का स्थान इस इंडेक्स में कहाँ रहा, थोड़ी सी बात इस बारे में भी करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे इंद्रजाल के बारे में। इंद्रजाल क्या है, थोड़ी देर में इसे समझेंगे। तो चलिए पहली खबर पर चलते हैं। भारत ने अग्नि-P मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि-P मिसाइल, जो कि एक बहुत ही उन्नत संस्करण है हमारी पहले से मौजूद अग्नि मिसाइलों का। अब ये खास उन्नत संस्करण बनाया गया है DRDO द्वारा, और इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से। खास बात क्या है, इस खास उन्नत संस्करण की 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच इसकी रेंज है। और इसमें खास प्रणाली का इस्तेमाल किया गया है, जो कि है कैनिस्टर बेस्ड प्रणाली, यानी कि कनस्तर आधारित प्रणाली। ये क्या है, इसको थोड़ी देर में समझेंगे। अभी के लिए आप ये जानेंगे कि अग्नि-P मिसाइल, जिसकी रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर, और ऐसी प्रणाली जिसकी मैं बात कर रही हूँ कनस्तर आधारित प्रणाली, प्रक्षेपण प्रणाली के आने से क्या होगा, इस खास मिसाइल का परीक्षण करने का समय कम हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी भंडारण क्षमता में भी वृद्धि होगी और इसकी गति भी बढ़ाई जा सकेगी। तो अग्नि-P यानी कि अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है, एक उन्नत संस्करण है अग्नि मिसाइल का, और ये खास प्रणाली पर आधारित है। और ये खास मिसाइल कहाँ इस्तेमाल होगी, ये इस्तेमाल करेगी, ये स्थापित करेगी पृथ्वी और अग्नि-1 अग्नि-2 मिसाइल को। उनके स्थान पर इसका प्रचलन शुरू किया जाएगा। ठीक जी। सो पृथ्वी अग्नि-1 अग्नि-2 के स्थान पर अब आएगा अग्नि-P मिसाइल, और यह है सॉलिड यानी कि ठोस प्रणोदक मिसाइल, सॉलिड प्रोपेलेंट मिसाइल है 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज के बीच में। अब इस मिसाइल के बारे में खास प्रणाली को भी पढ़ेंगे, उससे पहले अग्नि के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं। अग्नि मिसाइलें जैसा कि हम जानते हैं अग्नि-1 अग्नि-2 अग्नि-3 अग्नि-4 और अग्नि-5, ये अग्नि मिसाइलें हमारे पास प्रचलित हैं। अब हमारे पास आ जाएगा इनका एक बेहतर, एक और उन्नत संस्करण अग्नि-P, जो कि अग्नि-1 और अग्नि-2 की जगह इस्तेमाल किया जाएगा। और ये खास मिसाइल जो हैं, ये खास अग्नि मिसाइलें किसकी वजह से हैं, ये है एक खास प्रोग्राम की वजह से, जो है IGMDP, यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम देन है स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जो कि हमारे देश को मिसाइल प्रौद्योगिकी में चरम पर लाना चाहते थे, और ऐसा किया भी उन्होंने। इस खास प्रोग्राम को हरी झंडी दी गई थी 1983 में, और मार्च 2012 में इसको पूरा किया गया। अब इस कार्यक्रम के तहत हमारे पास 5 मिसाइलें हैं, जिनका नाम है पृथ्वी,
जो है कम दूरी की सतह से वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। फिर है हमारे पास अग्नि। अग्नि है जो कि एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 और अग्नि 5। और अब बात करेंगे अग्नि P के बारे में, अग्नि प्राइम के बारे में। इसके बाद है हमारे पास त्रिशूल जो कि शॉर्ट रेंज लो लेवल सतह से हवा पर वार करने वाली मिसाइल है। फिर है नाग जो कि है एंटी टैंक मिसाइल, और आकाश जो है मध्यम दूरी की सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल। तो ये पांचों नाम किसके तहत आएंगे? IGMDP के तहत। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की वजह से आज भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी में बहुत आगे निकल चुका है। तो अब वापस आते हैं अग्नि P के बारे में, थोड़ी जानकारी और लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया ये एक खास प्रणाली पर काम करेगी, वो है कनस्तर आधारित प्रक्षेपण प्रणाली, कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम पर। अब ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम क्या है? जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक कैनिस्टर की शेप में है, ये इसका आकार एक कैनिस्टर की शेप में है। अब इस कैनिस्टर प्रणाली का खास फायदा क्या होने वाला है? सबसे पहली बात, इसका भंडारण बढ़ जाएगा, गति बढ़ जाएगी और इसका परीक्षण में लगने वाले जो समय है वो कम हो जाएगा। अब ये कनस्तर प्रक्षेपण प्रणाली दो तरीके से काम करती है। या तो ये होगा गर्म प्रक्षेपण जिसे हम हॉट लॉन्च भी कहते हैं, या ये होगा ठंडा प्रक्षेपण कोल्ड लॉन्च। आइए समझ लेते हैं कि हॉट लॉन्च या गर्म प्रक्षेपण और ठंडा प्रक्षेपण इनके बीच में अंतर क्या है। हॉट लॉन्च की अगर बात करें तो यहाँ पर मिसाइल सेल में ही प्रज्वलित की जाएगी, और अगर कोल्ड लॉन्च या ठंडा प्रक्षेपण के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मिसाइल को निष्कासित किया जाएगा एक गैस द्वारा, जो कि बनाई जाएगी एक खास गैस जनरेटर में जो मिसाइल का हिस्सा नहीं होगा। ठीक जी। सो यहाँ पर मिसाइल को भी प्रज्वलित किया जाएगा पर उसका निष्कासन किया जाएगा एक गैस द्वारा, जो गैस एक खास गैस जनरेटर में बनाई जाएगी और वो गैस जनरेटर मिसाइल का हिस्सा नहीं होगा। अब पढ़ लेते हैं कि इसमें बेहतर कौन है। अगर बात करें इन दोनों प्रक्षेपण की, गर्म प्रक्षेपण और ठंडा प्रक्षेपण, तो इनमें से बेहतर होता है ठंडा प्रक्षेपण यानी कि कोल्ड लॉन्च। क्योंकि अगर मिसाइल के किसी भी इजेक्शन सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई क्षति हो जाए उसे, तो भी मिसाइल का निष्कासन हो जाएगा अगर होगा कोल्ड लॉन्च, तो वो खुद ही मिसाइल को निकाल देगा। तो ऐसा नहीं है कि गर्म प्रक्षेपण का कुछ फायदा नहीं है। गर्म प्रक्षेपण वहाँ काम आता है जहाँ पर एक छोटी मिसाइल का प्रक्षेपण करना जरूरी हो। जब मिसाइल छोटी हो तो वहाँ काम आता है गर्म प्रक्षेपण या हॉट लॉन्च, क्योंकि यहाँ पर जो गर्मी की ज़रूरत है वो मिसाइल के अंदर ही उसके इजेक्शन पार्ट से ही बनाई जाती है। तो गर्म प्रक्षेपण क्या है, ठंडा प्रक्षेपण क्या है, इसका अंतर आपको समझ में आया। गर्म प्रक्षेपण कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और ठंडा प्रक्षेपण जो हमारे अग्नि 5 में भी इस्तेमाल किया जाता है, अग्नि P में भी इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पर ये खास महत्वपूर्ण है। कनस्तर आधारित प्रक्षेपण प्रणाली, कैनिस्टर बेस्ड प्रक्षेपण प्रणाली को आप याद रखेंगे। ठीक जी। अब हम चलते हैं अपनी अगली खबर जो कि जुड़ी है अफ्रीकन स्वाइन फीवर से, यानी कि अफ्रीकी सूअर बुखार, जिसने फिर से मिजोरम में दस्तक दी है। मिजोरम के 4 डिस्ट्रिक्ट में फिर से ये बीमारी सूअरों के अंदर पाई जा रही है और अब स्वास्थ्य विभाग चिंता में इसलिए है क्योंकि अवैध तरीके से आयात सूअर इस बीमारी को और फैला सकते हैं। सो अफ्रीकन स्वाइन फीवर यानी कि ASF सबसे पहले दिसंबर 2020 में मणिपुर में सूचित किया गया था और उसके बाद उसका कोई मामला नहीं आया, बट अब फिर से मिजोरम के कुछ 4 जिलों में कुछ ऐसे केस पाए गए हैं।
जैसा कि हम सब जानते हैं, अफ्रीकी स्वाइन फीवर एक अत्यधिक संक्रामक रोग है और यह खास तौर पर सूअरों में पाया जाता है। सूअरों में यानी कि या तो वो घरेलू हो या वो वाइल्ड हो, तो भी उनमें यह सस्कीय बीमारी पाई जाती है और वहाँ से यह इंसानों में भी आ सकती है। ठीक जी। सो अगर मैं बात करूं तो ये है एक रक्तस्रावी बीमारी, यानी कि एक हेमोरेजिक फीवर है, एक ऐसा बुखार है जिसकी वजह से बाद में सूअरों में क्या कुछ खास तरह से रक्तस्राव होने लगता है और उनसे यह बीमारी फैलती है और 6 से 13 दिन के अंदर ही सूअर की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास इस बीमारी के लिए कोई उपचार नहीं है, कोई भी टीका नहीं है, तो जानवरों को मारना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है हमें। और यहाँ पर इस बीमारी की मृत्यु दर लगभग 100% है, यानी कि अगर ये बुखार हुआ तो इसका कोई इलाज नहीं है और पशु की मृत्यु निश्चित है। तो अफ्रीकी स्वाइन फीवर क्या है, आप याद रखेंगे, पहली बार 1920 में अफ्रीका में इसके बारे में पता चला था। ये भी एक छोटा तथ्य है जो आप याद रखेंगे। और ये घरेलू और सभी सूअरों से आगे आगे संक्रमित रोग है और ये है एक रक्तस्रावी बुखार। ठीक जी, इसके बारे में इतना ही याद रखेंगे, मिजोरम का ध्यान रखेंगे और दिसंबर 2020 में पहले भी मणिपुर में भी इसके कुछ खास केस सामने आए थे। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं 26 जून की, जो कि मनाया जाता है एज इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ, जो कि 26 जून को मनाया जाता है। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है, नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ, तो खास तौर पर अवैध तस्करी को ध्यान रखते हुए और नशीली दवाओं का दुरुपयोग, इनके बारे में लोगों को समझाना ही एकमात्र उद्देश्य है। ऐसी दवाओं से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में सही तथ्य लोगों तक पहुंचाना और साथ ही साथ ऐसे नशों में जो लोग लिप्त हैं उन्हें उनका सही उपचार करना, सही मार्गदर्शन भी इसका उद्देश्य है। अब अगर हम बात करें UNODC की, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम, यानी कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, उसका उद्देश्य यहाँ पर इस दिवस को मनाने का यही है कि सही तथ्य लोगों के सामने आए। अब खास बात क्या है इस दिवस के बारे में, अगर हम विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 को देखें तो कुछ खास तथ्य सामने आए हैं जिनके लिए और भी ज़्यादा चिंताजनक हैं। गत वर्ष कोविड काल के दौरान बहुत सारे लोगों ने ड्रग्स का सहारा लेना शुरू किया, यानी कि हमारे तथ्यों के मुताबिक अगर हम चलें तो अगर उन्हें देखें, नज़र डालते हैं, 275 मिलियन लोगों ने पिछले वर्ष कोविड काल के दौरान ड्रग्स का सहारा लिया। ठीक जी, और साथ ही साथ इसमें से 36 मिलियन से लोग नशीली दवाओं के द्वारा उत्पन्न विकारों से पीड़ित हैं। तो बहुत ही बड़ी संख्या, 36 मिलियन, जिनमें आज ये विकार पाए जाते हैं क्योंकि उन्होंने नशीली दवाओं का सेवन किया, दुरुपयोग किया। अब इस महामारी के दौरान सबसे बड़ी चौंकाने वाला तथ्य जो सामने आया वो था कि 15 से 64 साल की उम्र के बीच के लोगों ने कम से कम एक बार इस कोरोना काल के दौरान, गत वर्ष के दौरान ड्रग्स का सेवन कम से कम एक बार तो ज़रूर किया। और ये होता है 5.5% आबादी ने एक साल में कम से कम एक बार ड्रग्स का इस्तेमाल किया, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा अंक है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान देने बात ये भी है कि विश्व स्तर पर 11 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने ड्रग्स का इस्तेमाल किया जो कि हेपेटाइटिस सी द्वारा संक्रमित हैं। तो साथ ही साथ इस ड्रग्स के दुरुपयोग की वजह से
ऐसे लोगों की वजह से और भी ये बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ है क्या है कि ओपियोइड नशीली दवाओं का दुरुपयोग आज सबसे ज़्यादा हो रहा है। पर साथ ही साथ अगर हम बात करें कैनाबिस की, तो कैनाबिस भी पीछे नहीं है और कोविड के दौरान बहुत सारे लोगों ने कैनाबिस का सेवन शुरू किया। तो ये तथ्य चौंकाने वाले हैं और इसीलिए सामने आती है ये रिपोर्ट। और इस 26 जून को खास तौर पर ध्यान दिया गया कि लोगों को नशीली दवाओं का सही उपयोग, सही तथ्य बताए जाएं और उनका उपचार में भी मदद की जाए। चलिए, भारत सरकार इस दौरान क्या करना चाहती है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान लॉन्च किया गया और साथ ही साथ यहाँ पर एक खास संस्थान जिसका नाम है एनकॉर्ड, जिसका गठन 2016 में किया गया और ये है राष्ट्रीय नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि मदद देगा, ध्यान पूरा सर्वेक्षण करेगा ऐसे पीड़ित लोगों से जो कि ड्रग्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक जी। और साथ ही साथ यहाँ पर एक खास फंड भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो है राष्ट्रीय नशाखोरी नियंत्रण कोष। तो ऐसे लोग जो ड्रग्स की गिरफ्त में हैं उन्हें वहाँ से निकालना, लोगों में जागरूकता पैदा करना और साथ ही साथ उन्हें उनका पुनर्वास करना, उन्हें दवाइयाँ मुहैया करानी, ये सब कुछ किया जा रहा है इस कोष के तहत, राष्ट्रीय नशाखोरी नियंत्रण कोष। तो ये है भारत द्वारा उठाए गए कुछ खास कदम। अब हम बात करते हैं सांख्यिकी दिवस जो कि मनाया गया 29 जून को। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण एक साइंटिस्ट जिनका नाम है प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस। इनका जन्म 29 जून को हुआ और उनकी योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। डॉक्टर महालनोबिस को माना जाता है कि उन्होंने हमारे देश में खास तौर पर उन्हें पिता का दर्जा दिया जाता है सांख्यिकी विज्ञान के, यानी कि स्टैटिस्टिकल साइंसेस के पिता अगर जो हैं वो हैं पीसी महालनोबिस, और इनके द्वारा कुछ खास काम किए गए। अब खास बात यह है कि इस साल जो ये दिवस मनाया गया उसका उद्देश्य था सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल 2 को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला काम ये करना चाहता है कि भुखमरी का अंत किया जाए, फूड सिक्योरिटी या खाद्य सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ सतत विकास की और सतत कृषि की ओर बढ़ा जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जाए और बेहतर पोषण दिया जाए ताकि भुखमरी को ख़त्म किया जा सके। अब अगर डॉक्टर महालनोबिस की बात करूं तो इन्होंने कोलकाता में 1931 में स्थापना की भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना इन्होंने की। और साथ ही साथ बहुत सारे और ऐसे संगठन हैं जो कि इनकी वजह से ही स्थापित हो पाए, जैसे NSO, CSO जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, नेशनल सैंपल सर्वे, और साथ ही साथ है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। इनकी वजह से ही, इनकी मदद से ही इन सब की स्थापना की गई। और 1936 में इन्होंने नाम दिया, इन्होंने एक खास दूरी नापने का एक तरीका दिया जिसे नाम दिया गया महालनोबिस दूरी, जो कि क्लस्टर एनालिसिस में, क्लस्टर विश्लेषण में काम आया और साथ ही साथ क्लासिफिकेशन करने में, वर्गीकरण करने में इस महालनोबिस दूरी का बहुत इस्तेमाल किया गया। तो आपके लिए तथ्य इम्पॉर्टेंट ये है कि 29 जून को मनाया गया है सांख्यिकी दिवस। वो मनाया जाता है डॉक्टर पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर और ये हैं हमारे सांख्यिकी विज्ञान के पिता। ठीक जी, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और दूसरी एक बात और यहाँ पर ध्यान लेने लायक है, इन्होंने एक छोटी मैगजीन जिसका नाम है संख्या, उसका भी शुरुआत की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर हम स्टैटिस्टिकल साइंसेस की बात करें या सांख्यिकी विज्ञान की बात करें। कार्ल पियर्सन की एक ऐसी ही और मैगजीन जिसका नाम है बायोमेट्रिका, उसी के आधार पर इन्होंने इस खास सांख्यिकी का जो है शुरुआत की और उसका नाम है संख्या।
तो संख्या आपको मालूम होना चाहिए कि ये सांख्यिकी विज्ञान से संबंध रखता है और पीसी महालनोबिस से संबंध रखता है। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं अपनी अगली खबर के बारे में, जो है साइबर क्षमताएं और राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट, जो कि दी है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइंसेज IISS ने। जैसा कि नाम बता रहा है, साइबर क्षमताएं यानी कि साइबर कैपेबिलिटीज। साइबर क्षमताएं कोई भी देश और उसकी राष्ट्रीय शक्ति रिपोर्ट के लिए किया जाता है एक सर्वेक्षण, जो कि किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा, और इसमें विभिन्न देशों को, विभिन्न राज्यों को नामांकन किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है 3 वर्गों में, 3 श्रेणियों में। प्रथम श्रेणी में वो राज्य आते हैं जो कि हर तरह से साइबर केपेबल है, यानी कि जिनकी साइबर क्षमता हर तरह से, चाहे वो प्रौद्योगिकी के हिसाब से देख ले या उनके कुछ खास नियमों के हिसाब से देख ले, तो वो आते हैं नंबर 1 पर। और इसमें आता है केवल और केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका सिर्फ इस स्तर में एकमात्र देश है जो कि सभी श्रेणियों में अपने कार्य प्रणाली द्वारा इस प्रथम स्थान पर है। अगर हम बात करें दूसरी श्रेणी की, तो दूसरी श्रेणी में भी आते हैं कुछ दुनिया की बड़ी ताकतें, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, इजराइल, रूस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। ठीक जी, तो पहली श्रेणी में आएंगे सिर्फ और सिर्फ अमेरिका, दूसरी श्रेणी में कुछ और महान देश जैसे कि जैसे कि यूके है, इजराइल है, चीन है। ठीक जी, फ्रांस, चीन, यूके ये सब आएंगे दूसरी श्रेणी में। और तीसरी श्रेणी में आते हैं वो राज्य जो कि कुछ खास जिनकी कुछ खास कार्य प्रणालियाँ बहुत ही उम्दा हैं, पर आज भी उन्हें बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो इसके अंदर आता है, तीसरे स्तर में आता है मलेशिया, भारत, उत्तर कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ईरान। तो इनके पास कुछ ऐसी संभावित ताकतें हैं जो कि काम आ सकती हैं, पर आज भी इन्हें बहुत सारा काम करने की आवश्यकता है अगर हम बात करें साइबर क्षमता की। ठीक जी, तो 3 श्रेणियां आप ध्यान रखेंगे और ये पूरी रिपोर्ट दी जाती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज IISS द्वारा। IISS द्वारा ये दी जाती है और इसकी 3 श्रेणियां आप ध्यान रखेंगे। अब इन्हीं देशों का मूल्यांकन, जैसे मैंने कहा प्रथम श्रेणी में केवल और केवल अमेरिका आता है, तो इन श्रेणियों का मूल्यांकन 7 तरह से किया जाता है। तो 7 चीज़ें दिमाग में रखी जाती हैं जब इन श्रेणीज में इन देशों को बांटा जाता है। सबसे पहले रणनीति और सिद्धांत, फिर इनके शासन, कमान और नियंत्रण के आधार पर, और फिर आता है इनका कोर साइबर इंटेलिजेंस क्षमता। साथ ही साइबर सशक्तिकरण और निर्भरता, साइबर सुरक्षा, साइबर स्पेस मामलों में कौन सा देश कितना ज़्यादा वैश्विक नेतृत्व करता है, और साथ ही है आक्रामक साइबर क्षमता। अगर कोई भी साइबर अटैक हो जाए तो कोई भी देश उसे कैसे उस अटैक कितना सक्षम है उस अटैक को बचाने के लिए, उस आधार पर भी इन 3 श्रेणियों में देशों को बांटा जाता है। तो 3 श्रेणियां आपको याद रहेंगी और 7 जो खास मूल्यांकन किया जाता है इन 7 श्रेणियों के हिसाब से, वो भी याद रखेंगे आप। ठीक जी, अब रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका ही केवल जो है प्रथम श्रेणी में आता है, क्योंकि वह हर लिहाज से डिजिटल औद्योगिक देश है जिसकी कार्यप्रणाली और जिसकी क्षमता सबसे ऊपर है। साथ ही साथ दूसरे दर्जे के देश भी उस श्रेणी में आना चाहते हैं, पर आज अगर हम चीन की बात करें तो चीन आज भी 1 दशक पीछे है अमेरिका से। तो कुछ श्रेणियों के बारे में ये जानकारी है जो आप पढ़ सकते हैं। और खास अब हम अगर किसी भी रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं तो भारत के हिसाब से विशिष्ट अवलोकन क्या है उसे भी ध्यान रखेंगे। हम सब जानते हैं कि गत जून 2020 में लद्दाख में हमारा और चीन का कैसे आमना सामना हुआ, और उसके बाद कैसे चीन आए दिन तैयारी करता रहता है किसी भी साइबर अटैक की। और इसके बाद हमारा देश ये चाहता है कि हम भी साइबर तौर पर सक्षम हो जाएं, हमारी साइबर प्रणाली, हमारी साइबर क्षमता भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाए। पर आज भी बहुत सारा काम करना बाकी है और 2018-2019 के मुकाबले आज हम थोड़ा आगे हैं, पर आज भी हमें वर्तमान तौर पर बड़े बड़े देश जैसे कि
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब की मदद लेनी पड़ती है अपने साइबर क्षमता को और विकसित करने के लिए। ठीक जी, सो ये है भारत का अवलोकन इस खास साइबर क्षमता के ऊपर। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, यानी कि हमारा साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020। इसमें भारत का रैंक क्या रहा ये भी आप याद रखेंगे, और कौन टॉप रैंकर रहा ये भी याद रखेंगे। सो साइबर सुरक्षा सूचकांक की अगर बात करूं तो ये जारी किया जाता है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी जिसका नाम है ITU, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन संघ। ठीक है जी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा ये सूचकांक दिया जाता है। और ये वैश्विक स्तर पर ये निर्धारित करता है कि साइबर सुरक्षा को लेकर कौन सा देश कितना प्रतिबद्ध है। ठीक जी, और देशों को 5 स्तंभों पर नापा जाता है, कुछ सवाल किए जाते हैं और उन सवालों के जवाब से ही इन श्रेणियों में इस सूचकांक को तैयार किया जाता है। तो बात करते हैं भारत के स्थान की। भारत का है 10वां स्थान, भारत को 10वें स्थान पर रखा गया है, जो कि 2019 के मामले में बहुत बेहतर है। 47वें स्थान से भारत आ गया है अब 10वें स्थान पर। और एशिया रीजन की अगर हम बात करें तो एशिया प्रांत में भारत का 4था स्थान है, जहां चीन का 33वां और पाकिस्तान का 69वां स्थान है। तो भारत एशिया रीजन में बहुत बेहतर काम कर रहा है, इसलिए आज इस साल 2020 के सूचकांक में भारत का स्थान हो जाता है 10वां। भारत का रैंक याद करने के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे सबसे ऊपर रैंक, सबसे ऊपर इस सूचकांक में शीर्ष पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर आता है ब्रिटेन और सऊदी अरब, और उसके बाद है एस्टोनिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और स्पेन। सो कोशिश करें आप याद रखें कि भारत का स्थान है 10वां और शीर्ष रैंक पर, शीर्ष स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन और सऊदी अरब। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020। ठीक जी, भारत का रैंक 10वां, भारत का स्थान 10वां और सबसे शीर्ष पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब। पहले स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन और सऊदी अरब। तो चलिए आगे चलते हैं। अब साइबर सुरक्षा के प्रति भारत क्या कदम उठाना चाहता है। भारत में पहले से ही ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, जहां पर कोई भी अपने साथ हुए किसी भी तरह के अब साइबर क्राइम के बारे में रिपोर्ट कर सकता है इस ऑनलाइन पोर्टल पर। और अब भारत सोच रहा है एक और साइबर अपराध संबंधी मुद्दों को सही तरीके से निपटने के लिए एक और केंद्र बनाने की सोच रहा है, जिसका नाम है I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसकी स्थापना की जाएगी। ऑनलाइन पोर्टल के साथ साथ ये भी मदद करेगा इन सभी साइबर क्राइम से सही तरीके से निपटने में। I4C, ठीक है जी। और साथ ही साथ हमारे पास है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और सर्ट, जो कि राष्ट्रीय या सरकारी स्तर पर सभी कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं या घटनाओं के प्रतिक्रिया में अपना संपूर्ण सहयोग देती है और इस पूरे समर्थन के लिए जिम्मेदार है सर्ट। तो सर्ट ध्यान रखेंगे, आप ध्यान रखेंगे ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, और अब I4C के बारे में भी ध्यान रखेंगे। ठीक जी, तो ये है भारत द्वारा, भारत क्या क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, भारत किस तरह से अपने आप को और ज़्यादा साइबर क्राइम के तहत अपने आप को और ज़्यादा सक्षम बनाना चाह रहा है, ताकि हम ऐसे किसी भी साइबर अटैक से अपने देश को बचा सकें। चलिए अब हम बात करेंगे इंद्रजाल की। सो इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल है हमारे देश द्वारा अपना बनाया गया एक ऐसा डोम जो कि ड्रोन से सुरक्षा देगा। ये है भारत का इंद्रजाल, नाम याद रखेंगे, और ये है भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद, एक ऐसा डोम जो कि
हमें ड्रोन से बचाएगा, यानी कि कोई भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, कोई भी ऐसा लो रेंज जो रडार है उससे बचा सकेगा ये खास गुंबद। और ये बनाया है, ध्यान रखेंगे, इस तथ्य को याद रखेंगे, हैदराबाद स्थित प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास फर्म जिसका नाम है ग्रेन रोबोटिक्स। सो हैदराबाद की ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा बनाया गया है यह इंद्रजाल। ठीक जी, याद रखने वाली बात, हैदराबाद का ग्रेन रोबोटिक्स जिसने इस खास गुंबद का डिज़ाइन और विकास किया है। ठीक जी, और ये है हमारे देश को का अपना बचाने वाला। किससे बचाएगा हमें? यह बचाएगा ड्रोन से। सो ड्रोन रक्षा गुंबद हमें मानव रहित हवाई वाहनों यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल से, लो रडार क्रॉस फायरिंग से, इनसे हमारी रक्षा करेगा। और यह 1000 से 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हमें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। तो अभी हमें सबको याद है इजराइल और फिलिस्तीन की अगर बात करें तो उन्होंने भी ऐसे ही एक डोम का इस्तेमाल किया था जिसने मिसाइल से उनकी रक्षा की थी। तो साथ ही साथ अब आप यहाँ पर ये चीज़ भी याद रखेंगे कि ये है इंद्रजाल जो हमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स, जैसे अभी खबरों में आपने सुना होगा जम्मू के बारे में, सो जो ड्रोन हमले हो रहे हैं उससे बचाने में ये बहुत सक्षम है। और ये बनाया गया है ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा। तो ये खास तथ्य है और जिसे आप ध्यान में रखेंगे इंद्रजाल के बारे में। और इस हफ्ते हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।